हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत और इस चैप्टर का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो पहले से ही हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। ठीक, आप चाहे तो वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत देश के भौतिक विभाजन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भौतिक विभाजन के बारे में दिया गया है और यहाँ लिखा गया है कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। तो जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था दोस्तों कि भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं और तट भी हैं और साथ में द्वीप समूह भी हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको एक बार मैप में दिखा देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो पता चलेगा कि ये वाला जो इलाका है ना, ये हमारा पर्वतीय इलाका है। ठीक है, अगर आप ये वाला इलाका देखिएगा, ये वाला, ये ठीक है, तो ये मरुस्थलीय इलाका है। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको ठीक समझ में आएगा। ये वाला इलाका, ठीक है, राजस्थान का एरिया पड़ता है, ये मरुस्थलीय इलाका है। और अगर आप ये वाला इलाका देखिएगा, ये वाला इलाका, ठीक है, तो ये है मैदानी इलाका हमारे देश में। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप ये वाला इलाका देखते हैं तो ये है तटीय इलाका। ये पूरा समुंदर हो गया, इधर भी आपका समुद्र हो गया, तो फिर ये भारतीय तट है। ठीक, इसको हम लोग पूर्वी तट बोलते हैं और इसको हम लोग पश्चिमी तट बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे देश में बहुत सारे पठार भी हैं। जैसे मैं इसको ब्लैक से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, यहाँ पे मालवा प्लेटू है, यहाँ पे दक्कन का पठार है। ठीक, तो हमारे देश में पर्वत भी है, मरुस्थल भी है, मैदान भी है और पठार भी है और साथ में बहुत सारे तो नहीं, मतलब तट भी है, तटवर्ती इलाका भी है भारत में। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। जैसे हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। यहाँ कहा जा रहा है कि उत्तर में, ठीक है, एक बार फिर से हम मैप में जाते हैं। ये जो रेड कलर से इंडिकेटेड है, बाकी से मिटा देते हैं। ये वाला जो इलाका है ना, रेड कलर से जो इंडिकेट किया हुआ है, ये इलाका भारत में पर्वतीय इलाका है और ये इलाका बर्फ से ढका हुआ रहता है। ठीक, और इसमें कहा जा रहा है कि हिम प्लस आलय हिमालय होता है और इसका मतलब होता है बर्फ का घर। ठीक है, हिमालय पर्वत को मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। मतलब हिमालय पर्वत है ना, वो जैसे आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर ठीक से इस चीज को दिखाया गया है। एक सेकेंड, ऊपर में है। ठीक है, यहां से मैं स्क्रॉल करता हूं। ये वाला इलाका देखिए, यहाँ पे ये जो है, ये हिमालय है, ये हिमालय है। यहाँ पे जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये सब हिमालय है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन आप इसमें नोटिस करेंगे कि ये हिमालय एक दूसरे के लगभग पैरेलल दिखाई दे रहा है, समांतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी को बोला गया है, हिमालय पर्वत जो है ना, वो पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्रॉल होने में प्रॉब्लम आता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इतना मैनेज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, उसके बाद मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे उत्तर में जो स्थित श्रृंखला है ना, उसको हम लोग कहते हैं वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री। ठीक है, और इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, मतलब जो माउंट एवरेस्ट है ना, वो हिमालय के
वृहत हिमालय वाले पर्वत श्रृंखला में है। हिमालय में अगर आप देखेंगे तो मेनली तीन टाइप, मतलब तीन समांतर श्रेणियों में हिमालय पर्वत की श्रेणी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। कोई खाली जगह ले लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, पेन ले लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ये आपका, ये तो ट्रांस हिमालय हो गया। एक आपको इस तरह से हिमालय मिलेगा, ठीक। दूसरा हिमालय आपको ये इस तरह से मिलेगा। तीसरा हिमालय आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो ये तीन श्रेणियां हो गई हिमालय की। लेकिन सबसे नॉर्थ में जो है, जैसे ये वाला हिमालय, इसको हम लोग बोलते हैं वृहत हिमालय, या फिर इसको हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक। और इस हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी वाली पर्वत श्रृंखला भी मौजूद है, ठीक है, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो जो वृहत हिमालय है उसी में माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। और क्या लिखा गया है, तो यहाँ एक बात और लिखी गई है, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। अगर हम ये सेकंड नंबर वाला देखें, ये वाला, तो ये सेकंड नंबर में जो है वो वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री के नीचे है, ठीक है। यही बात लिखी गई है। फिर अगला क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है कि बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित हैं। जैसे पंच पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। यहाँ पे पता लगाने के लिए बोल रहा है कि कौन कौन सी पहाड़ी यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, कुल्लू मनाली, बहुत सारा, मतलब अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ हैं, हिल स्टेशन है। गर्मियों में लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप खुद पता लगाइएगा, किताब में भी वही बात कही जा रही है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जब तक आप देखेंगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो लास्ट में है हिमालय की श्रेणी, इसको हम लोग शिवालिक हिमालय बोलते हैं, ठीक है। ये हिमालय के बारे में एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि ये टूटी फूटी श्रृंखलाओं में है, मतलब लगातार श्रेणी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बीच बीच से नदियां गुजरती है इसकी, ठीक है। ये शिवालिक हिमालय है, ठीक। ये सबसे दक्षिण में है हिमालय पर्वत की, ठीक है। तो सबसे दक्षिणी श्रृंखला कौन हो गया, तो सबसे दक्षिणी श्रृंखला जो है वो शिवालिक हिमालय है, ठीक है। सबसे ऊपरी वाला जो है वृहत हिमालय या हिमाद्री है, बीच वाला मध्य हिमालय है, ठीक है। और सबसे नीचे वाला जो है वो शिवालिक हिमालय है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर मैदानों के बारे में बताया गया है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि डिवाइड करने में आसानी हो। यहाँ बताया गया है, हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदान स्थित है और ये मैदान समतल या सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं और यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या बहुत अधिक है, ठीक। तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं मैप में, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, आपके लिए ना एक फिजिकल मैप ले आते हैं, उसके बाद उसमें देखेंगे और इसमें भी देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको ठीक से समझ में आएगा। ये वाला तो हिमालय वाला पार्ट हो गया भाई, ठीक है। पूरा पहाड़ी है यहाँ तो, ठीक है। लेकिन आपको मैदानी इलाका कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो मैदानी इलाका जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये वाला जो पूरा इलाका है ना, ये वाला पूरा नदियों वाला इलाका है, ये पूरा मैदानी इलाका है, ठीक है ये। और अगर आप पॉलिटिकल मैप में देखना चाहें तो आपको ये वाला इलाका देखने को मिलेगा। ये पूरा जो है ये नदियों वाला इलाका है। यहाँ पूरा नदियां जो है अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर के आती है और बाढ़ के समय अपने तटबंधों में फैला देती है, ठीक। तो पूरा मैदान बन जाता है, बहुत समतल एरिया है। और इसी वजह से, क्योंकि नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती है और अपने आसपास फैला देती है बाढ़ के समय, ठीक। अब जो बाढ़ के मैदान है ना वो बहुत उपजाऊ होते हैं और इतने उपजाऊ होते हैं कि वहाँ बहुत अच्छी खेती होती है।
जब बहुत अच्छी खेती होगी और वहाँ जब पानी का भी सुविधा है, समतल भूमि है, तो ऑब्वियस सा बात है कि लोग वहाँ ज़्यादा रहेंगे, ठीक, ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला इलाका है ना, वो यही मैदानी इलाका है। बाकी जगह रहना इतना आसान नहीं है। पहाड़ों में रहना 2-4 दिन के लिए आप घूमने अगर जाते हैं तो आपको ठीक लग सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन वहाँ रहने से अच्छा नहीं लगता। लगता है कि कब हम अपना घर चले जाएँ, ठीक है? तो जो पहाड़ी इलाका है ना, वो जीवन जीने के लिए काफ़ी टफ है वहाँ पे जीवन जीना, ठीक है? कई तरह की मुश्किलों का सामना वहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है? तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि मैदानों में जनसंख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ एक बात और बोली गई है। अब मरुस्थलों की बात होगी भाई, तो यहाँ एक और चेंज कर लेते हैं कलर। यहाँ बोला जा रहा है कि भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल है, स्थित है, और यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है और उत्तरी मैदानों के दक्षिण, अच्छा, यहाँ प्रायद्वीप शुरू हो गया। तो चलिए मरुस्थल भी देख लेते हैं, ठीक है? तो हम चलेंगे मैप में, और मैप में हम कलर चेंज करेंगे पहले तो, और उसके बाद हम देखेंगे मरुस्थल की कहाँ पर है। ये वाला जो इलाका है, पीला तो भाई दिख ही नहीं रहा है, ब्लैक ले लेते हैं। ये वाला जो इलाका है ना, ये भारतीय मरुस्थल है। इसको हम लोग थार का मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक है? अगर हम फिजिकल मैप में देखना चाहें इंडिया का, तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो पहाड़ी दिख रहा है आपको, पहाड़ी से इधर वाला जो इलाका है ना, ये पूरा पूरा तो नहीं कहेंगे, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है? ये वाला जो इलाका है, ये पूरा का पूरा मरुस्थल है। और इधर तो भैया पाकिस्तान आ जाता है, तो इधर तो वैसे भी मरुस्थल है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे मरुस्थल भी देखने को मिल गया, ठीक है? अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में। यहाँ कहा जा रहा है उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं, और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। यहाँ बोला जा रहा है कि विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं और इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं, ठीक है? अच्छा, कौन सी नदी किधर बहती है वो तो बाद में जानेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार किसको बोला जा रहा है भाई। तो चलिए मैप में चलते हैं। मैप में हम जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार कौन है। ये जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, ये है मैदान, भारतीय मैदान। तो ये आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है? ये पूरा क्या हो जाएगा? ये प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ की जमीन बहुत ऊंची नीची है, ठीक है? कैसी है जमीन? तो बहुत ऊंची नीची है, ठीक? कहीं पे इस तरह से पहाड़ है, बताता हूँ। कहीं पे इस तरह से पहाड़ है, तो कहीं पे घाटी है, ठीक है? इस तरह से भी है, ठीक है? तो जमीन बहुत ऊंची नीची है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि पठारी इलाका है। मैं आपको पर्वत और पठार में भी अंतर बता देता हूँ, बहुत दिक्कत होता है समझने में। अगर अभी आप समझ जाएंगे ये चीज़, तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे ये तो आपका पर्वत हो गया, ठीक है? लेकिन मान लीजिए कहीं पे जमीन थोड़ी सी इस तरह से उठी है, जैसे ये तो जमीन है, चलिए ये जमीन है, ठीक? थोड़ी सी ऐसे उठी है और ऊपर शिखर नहीं है इसका, ऊपर पूरा समतल है यहाँ तक, ठीक? और फिर यहाँ से जमीन जो है इस तरह से फिर नीचे कंटिन्यू हुई है। ये आपका क्या होगा? पठार। और ये आपका क्या हो जाएगा? पर्वत। पहाड़ी, पर्वत, इस तरह से होगा, ठीक है? तो पर्वत और पठार में यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस तो यही होता है, ठीक है? तो जहाँ पे भी आप इस तरह के पठार देखेंगे ना, तो वहाँ इस तरह की घाटी भी तो आपको नजर आएगी, ठीक है? पर्वत देखेंगे वहां भी आपको इस तरह की घाटी नजर आएगी। अच्छा, घाटी किसको बोलते हैं भाई? इस तरह का जो ढलान होता है ना, ढलान ऐसे भी शेप में, इसको हम लोग घाटी कह देते हैं, ठीक है? यहाँ से बहुत सारी नदियां बहती है।
तो जो पठारी इलाका है, जो प्रायद्वीपीय इलाका है, यहाँ आपको इस तरह से बहुत सारी आकृतियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसी में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत में, वहाँ पे विंध्य एवं सतपुड़ा नाम की एक पर्वत श्रृंखला भी है। ठीक, इसके साथ साथ अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि अरावली कहाँ है भाई। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। चलिए, तो ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला ऐसे ऐसे, ये कौन सा पर्वत है? ये है अरावली पर्वत। ठीक है, और यहाँ पे आपको छोटा छोटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा कुछ कुछ, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से, इस तरह से, ये है विंध्य और सतपुड़ा। ठीक है, मिटा लेते हैं भाई। ठीक है, तो कई सारी पहाड़ियां हैं यहाँ पे। अरावली पर्वत श्रृंखला ये वाला जो है ना, ये पूरा इंडिया का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब तो इसका अपघटन भी होना शुरू हो गया है, मतलब छोटा होते जा रहा है धीरे धीरे अरावली श्रृंखला। ठीक, और मैंने जो आपको विंध्य और सतपुड़ा बताया था, वहां से दो नदियां भी निकलती है। ठीक, कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी और तापी नदी। ठीक, और इसके बारे में ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है इन नदियों के बारे में, कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं ये नर्मदा और तापी, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये अरब सागर में गिरती है। और इस पठार के पश्चिम में, अच्छा पश्चिम में क्या है वो तो हम जानेंगे ही, पहले ये जान लेते हैं कि भाई नर्मदा तापी कहाँ से निकलता है। तो इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, चलो इतना बड़ा ले लेते हैं। देखिए, यहाँ से निकलती है नर्मदा और तापी। ठीक है, और ये गिरती कहाँ है? इस वाले एरिया में, अरब सागर में। ठीक है, और देखिए ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये अरब सागर में गिर रही हैं। भारत में ज्यादातर नदियां जो है ना, वो पश्चिम से पूरब बहती है, मतलब इधर से इधर इधर जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, लेकिन ये नर्मदा और तापी जो सतपुड़ा से निकल रही है, ये पश्चिम में जाकर के अरब सागर में गिरती है। ठीक, यहाँ पे अब एक और बात कही जा रही है, थोड़ी सी अलग है, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस पठार के पश्चिम में ना पश्चिमी घाट या सह्याद्री और पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट जो है बीच बीच में टूटा हुआ है और असमान है। और इन पठारों में खनिजों जैसे कि कोयला हुआ, लौह अयस्क हुआ, इनकी बहुत प्रचुरता है। ठीक है, पहले तो भाई देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ है। अच्छा, एक लाइन और दिया है, यहाँ बोला जा रहा है पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है, और पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान, यही दिक्कत है, स्क्रॉल बहुत धीरे धीरे होता है, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। तो चलिए पहले तो हम घाट ही देख लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, घाट ही नहाने वाला नहीं है, यहाँ जो घाट की बात की जा रही है वो पहाड़ी या पर्वतों की बात की जा रही है। ये वाला जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ना, ये वाला, ये है पश्चिमी घाट, और ये वाला जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ना, ये है पूर्वी घाट। ठीक है, तो जो पश्चिमी घाट है ये पूरा एकदम कंटिन्यूअस है लगभग। ठीक है, इसको हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं। ठीक है, हिमालय को हिमाद्री बोल रहे थे जो बृहत हिमालय था, लेकिन ये जो पश्चिमी घाट है इसको हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। ठीक, और ये आपका हो गया पूर्वी घाट। और ये पूर्वी घाट जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये टूटा फूटा है। जैसे मैं आपको मिटा करके दिखाता हूँ, ये टूटा फूटा है। क्यों टूटा फूटा है? तो देखिए, इधर से जो नदियां हैं वो इधर आकर के बहती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। बहुत सारी नदियां, एक दो नहीं। ठीक है, तो इन नदियों ने पूर्वी घाट को तोड़ रखा है। ठीक, तोड़ रखा है का मतलब केवल बीच बीच में पहाड़ है और फिर नदियां हैं। ठीक, तो टूटी फूटी दिखाई पड़ती है। और एक बात और जानने वाली क्या है कि आप जो ये पश्चिमी घाट देखेंगे, इस पश्चिमी घाट के किनारे ये वाला जो है वो है पश्चिमी तटीय इलाका।
ठीक है, जो कि काफी संकरा, बहुत छोटा है इधर, ठीक। लेकिन इधर देखिए पूर्वी घाट के किनारे, ये है पूर्वी तटीय इलाका, पूर्वी तट हमारे भारत का, ये काफी चौड़ा है भाई, बहुत चौड़ा है, ठीक है, ये तटीय इलाका, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे भारत का भौतिक विभाजन है। क्या क्या है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे मरुस्थल है, यहाँ पे पठार है, साथ में बीच में सतपुड़ा है, अरावली है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पूर्वी घाट है, इसके साथ साथ तटीय इलाका भी है, ठीक। अब क्या छूट गया भाई, कुछ तो छूटा है, ठीक। तो क्या छूटा है यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात बोला जा रहा है कि वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी खाड़ी में गिरती है। महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी जैसी नदियां हो गई, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि नर्मदा और तापी तो पश्चिम में गिर रहा है, लेकिन जो महानदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, ये सब जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहले अरब की, तापी और नर्मदा जो है वो अरब सागर में, ठीक है। अगर मिस्टेक हो गया होगा तो आप समझ लीजिएगा। नर्मदा और तापी नदी जो है अरब सागर में गिरती है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। और ये नदियां जो है ना अपने मुहाने में बहुत उपजाऊ डेल्टा बनाती है। और यहाँ कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ टर्म सुनने को मिला, जैसे डेल्टा क्या होता है, मुहाना क्या होता है, ठीक। और कौन नदी किधर गिरती है इसको एक बार हम मैप में डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग को ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो नर्मदा और तापी नदी है ना वो इधर बहती है, ठीक है, नर्मदा और तापी, और गिरती कहाँ है, ये अरब सागर है, अरब सागर में, ठीक। उसके बाद महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, उसके बाद कावेरी, ये सब जाकर के कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में। तो यही बात लिखी गई थी वहां पर, ठीक। और इतनी सारी नदियां, और यहाँ पर क्या है, पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट को कई टुकड़ों में इन नदियों ने तोड़ रखा है, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखी, अच्छा डेल्टा और मुहाना ये मैं बताऊंगा, ऐसा मैंने कहा था। तो डेल्टा किसको कहते हैं, मुहाना किसको कहते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा लेते हैं भाई, देखिए डेल्टा क्या है, जैसे ये नदी है कोई, ठीक, इस तरह से नदी है, ठीक, जा रही है, और ये जब समुद्र के सामने पहुंचती है जहां पे ये विलीन हो जाती है तो इसकी गति ना धीमी हो जाती है, और जब गति धीमी हो जाती है तो ये कई नदियों में, कई वितरिकाओं में इस तरह से बंट जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ये जाकर के मतलब किस में मिल जाती है, समुद्र में। तो ये वाला जो आपका एरिया बना ना, ये पूरा का पूरा वैसे तो डेल्टा ही है, ठीक है। और ये भी आपका ये वाला जो इलाका है ना, ये भी डेल्टा ही है, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा, ठीक है। मुहाना किसको बोलते हैं, नदी जब समुद्र से जाकर के मिलती है, ठीक, उस वाले इलाके को ही हम नदी का मुहाना कहते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि इन नदियों ने कई, मतलब ये जो नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहां अपना मुहाना बनाती है, साथ में वहां पे डेल्टा भी बनाती है, अपने साथ जो मिट्टी लेकर के आती है उसको छोड़ देती है, जब नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तो मिट्टी को वहां पे छोड़ देती है। इसके वजह से क्या होता है, वहां पे मिट्टी जम जाता है, और मिट्टी के जमने से वहां पे एक भूमि जैसा एरिया बन जाता है और वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है। अब वहां पे बहुत उपजाऊ डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक। अच्छा, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ठीक है, मतलब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुहाना है, ठीक है, वहां पे एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और ये किसका डेल्टा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर बनने वाला डेल्टा है।
यहाँ पे सुनामी के बारे में कुछ दिया गया है और इससे पहले आपको एक बात और दी गई है, तो इसको भी मैं क्यों छोड़ूं, इसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या आप जानते हैं, यहाँ पे बोला गया है प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंगाल होते हैं। प्रवाल क्या होते हैं? छोटे छोटे समुद्री जंतु होते हैं, उसके कंगाल होते हैं, जिसे पोलिप कहा जाता है। और जब जीवित पोलिप मरते हैं ना, तो तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पोलिप की वृद्धि उन्हीं ठोस कंकालों के ऊपर होती है, ठीक। अब ऐसा होने मतलब कंकाल बना, मर गया वहीं पे, मतलब जिंदा हुआ पोलिप और मर गया। अब उन्हीं मरे हुए कंकालों के ऊपर नए पोलिप का जन्म होगा, वो भी वहीं मर जाएगा। फिर उसके ऊपर और पोलिप का जन्म होगा, वो भी वहीं मर जाएगा, ठीक। अब वो जगह ना धीरे धीरे उठते जाएगा, ठीक। अब बढ़ते बढ़ते ये काफी ऊंचे हो जाते हैं और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। जैसे चित्र 7.4 में आप देख सकते हैं, जैसे ये क्या है, प्रवाल द्वीप है, ठीक है। समुद्र का जो पानी है वो इनसे किनारे चला जाता है, इतने ऊंचे हो जाते हैं, ठीक। फिर इसमें बढ़िया से आराम से पेड़ पौधा उगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रवाल द्वीप कहते हैं। और क्या छूट गया भाई, यहाँ पे देखेंगे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और इस डेल्टा की आकृति जो है ना, वो त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो यहाँ तो आपको बताया ही गया है, वैसे मैंने भी आपको बता दिया। एक पॉइंट छूट गया था कि जो सुंदरबन डेल्टा है ना, वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पे बनता है और ये त्रिभुजाकार है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं वहां पे। सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। जलोढ़ निक्षेप क्या है, तो वही है कि जो नदी अपने साथ मिट्टी बालू लेकर के आती है, महीन मिट्टी, और जब बाढ़ आता है तो अपने चारों ओर उसको छोड़ देती है, उसी को हम लोग जलोढ़ निक्षेप कहते हैं, ठीक। सहायक नदी किसको बोलते हैं, तो एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर के मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, तो उसको हम लोग नदी या सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। तो सहायक नदी क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे ये कोई मुख्य नदी है, ठीक। ब्लैक कलर ले लेते, अच्छा यही ले लेते हैं ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। जैसे ये कोई एक मुख्य नदी है, ठीक है। और इस मुख्य नदी में कोई एक और नदी आई, मिल गई। इधर से कोई एक नदी आई, मिल गई। इधर से कोई एक नदी आई, मिल गई, ठीक। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम सहायक नदियां कहेंगे, ठीक। अच्छा इसका ना उल्टा भी होता है कई बार। मतलब जैसे ये नदी है, एक बहुत बड़ी नदी है भाई, पूरा मोटा सा, इतनी बड़ी नदी है, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि किसी जगह से ये दो भागों में बट गई, इस तरह से, ठीक है। ये मुख्य नदी हो गई और उसकी एक धारा जो है वो इधर चली गई, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, वितरिका, ठीक। जो नदी से अलग होता है उसको वितरिका, जो नदी में आकर के मिलती है उसको सहायक नदी। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर का पूरा पूरा अध्ययन कर लिया। तो इसमें जो सवाल होंगे वो तो आपसे बन जाने चाहिए मेरे विचार से, नहीं तो क्वेश्चन आंसर किसी और वीडियो में किया जाएगा। अच्छा एक चीज बच गया है, भारत में 2 द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, उसके बाद फिर अभ्यास प्रश्न किसी और वीडियो में किया जाएगा। जैसे ये वाला जो आपका मैप है, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो इलाका है ना, ये अंडमान निकोबार का है और ये वाला जो इलाका है वो लक्षद्वीप का है। ये दोनों भारत के ही हिस्से हैं, ठीक है। क्या कहा गया है भाई, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप समूह, और ये अरब सागर में है, ठीक है। ये केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित है और ये प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, मैंने बताया आपको कहाँ पर है। फिर बोला जा रहा है कि आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। समाचार पत्रों में तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए
कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। अच्छा, आपने समुद्र की लहरों को तो देखा ही होगा। आप कल्पना कीजिए कि वो लहर जो है 3-4 फीट ऊपर से आ रही है। 3-4 फीट तो चलिए छोटा ही होता है, 10-12 फीट ऊपर से आ रही है। ठीक, तो इसी को हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, लहरें जब बहुत ऊंचाई से आती है ना, इसी को सुनामी कहते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 2004 में सुनामी किस द्वीप समूह में आया था, उसको पता कीजिए। ठीक, यहाँ पे लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार के बारे में मैंने आपको लोकेशन बताया कि ये आपका है अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और ये आपका है लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें बस अब अभ्यास प्रश्न रह गया, तो इसको हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।